नमस्कार, मैं हरेंद्र शेखावत। डिवीज़न की हमारी एक सीरीज चल रही है और उसका ये तीसरा पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस तीसरे पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आईएमआई टेक्निक के समझेंगे। देखिए, आईएमआई टेक्निक से ये तो तय है कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप अंश को हर से डिवाइड कर सकते हैं, बट कहीं इसमें कोई अपवाद तो नहीं है। पार्ट वन में मैंने आपको बोला था कि इसके वाद विवाद अपवाद या जो भी सावधानियां रखनी है वो आने वाली क्लासेस में हम चर्चा करेंगे। तो अब चूंकि आईएमआई टेक्निक को आपको यूज करना आ गया है, आपको ये समझ पैदा हो गई है कि आईएमआई होता क्या है, आईएमआई हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब ये समय है, उचित समय है कि आईएमआई को और अच्छे से समझने का प्रयत्न करें। कहाँ इसमें लेकनेस है, कहाँ इसमें ऐसा हो सकता है कि आईएमआई वेरिएट कर सकता है और आपका आंसर गलत कर सकता है। मुश्किल से 2-5% केसेस ऐसे होते हैं जिनको आज हम ठीक से समझने जा रहे हैं। तो आज की क्लास उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो डिवीजन के मामले में अपने आप को बहुत परफेक्ट करना चाहते हैं। तो आज की क्लास के बाद आईएमआई टेक्निक से आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने एग्जांपल्स को सोल्व करने लगेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है सभी को? चलिए, मैं एग्जांपल्स के जरिए अपनी बात समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3 एग्जांपल मैंने यहां लिखे हैं। परफेक्ट डिवीजन के ये एग्जांपल हैं, ये मैंने अपनी तरफ से यहां डाले हैं। हमारा काम ये होता है कि सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि आंसर कितने डिजिट में आएगा। अगर अंश हर के 10 गुना से तो ज्यादा है लेकिन 100 गुना से कम है, तो इट मीन्स आंसर जो है 10 से 100 के बीच में कहीं है। इट मीन्स ये तय हो गया कि आंसर 2 अंकों में। तो इसका 10 गुना अगर हम करें तो 6230 बनता है, तो 1300 बनता है, उससे ये छोटा है। तो इसका मतलब ये तय है कि मेरा जो आंसर है वो 2 डिजिट में आने वाला है। क्या पॉइंट क्लियर है? और ये जो दोनों के दोनों डिजिट हैं, ये मैं आईएमआई तकनीक और इकाई के अंक की तकनीक से पता लगा लूंगा और मेरा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, ये मत सोचना कि ये तो हमने पहले कर रखे हैं पार्ट 1 एंड 2 में। यही सब कुछ है, जो 3 एग्जाम्पल हैं, इसी में ही इसका सारा कंप्लीशन छिपा हुआ है कि कैसे हम इस टेक्निक में अपने आप को परफेक्ट कर लें। सारी आज का क्लास का दारोमदारी इसी के अंदर है, तो बेहद ध्यान से समझेंगे। देखो, पहले मैं आईएमआई से जब लेफ्ट डिजिट निकालूंगा तो मुझे क्लियरली इस एग्जांपल में समझ आ रहा है कि 8 को लेने का कोई फायदा नहीं है। 8 6 48 ऊपर जा रहा है, तो मैं 7 लूंगा। और 7 6 42 इतना नीचे जा रहा है कि अगर मैं इम्पैक्ट पर ध्यान भी ना दूं तो भी काम बन जाएगा। पॉइंट क्लियर? तो एक तो होती है आईएमआई में बहुत इजी सिचुएशन, बहुत आसान सिचुएशन है ये, ठीक है ना। जैसे आप 7 का गुणा करें, 7 6 42, आपने देखा बहुत कम आ रहा है। अगर हासिल आएगा भी तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, एक हासिल आ गया। जोड़ भी देंगे तो 43 बनेगा। तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस ऐसी होने शुरू हो जाती है कि हम डायरेक्ट ये देखने लगते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ तो लेफ्ट डिजिट 7 आ गया, राइट डिजिट की कोई टेंशन नहीं है। 3 का किससे गुणा करूं कि 8 आएगा? 3 का मैं अगर 6 से गुणा करता हूँ, इंटू 6, 3 6 18 का 8, तो ये सोल्व हो गया। मैंने इसको सोल्व कर लिया, मेरा आंसर आ गया 76। तो इसमें आईएमआई क्लियरली 47 से काफी नीचे आ रहा है। तो इसमें हमें, इस प्रकार के एग्जांपल्स में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है सोल्व करने में। तो आईएमआई क्या आ रहा था? 7 इंटू 6 42, आईएम 42, इम्पैक्ट 7 दूनी 14 का 1, देन आईएमआई आ गया 43। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद की जो चीजें हैं वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कहाँ आईएमआई हमें धोखा दे सकता है, कौन से वो केसेस हैं जहां आईएमआई में हम मात खा सकते हैं, और उसको फिर निपटे कैसे। हम आईएमआई पर हावी कैसे हो, आईएमआई हमारे नियंत्रण में कैसे आ जाए, और कैसे हम अंश को हर से बहुत परफेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ हर बार आसानी से डिवाइड करने लगे। ये पूरा प्रोसेस अब आपको बेहद ध्यान से समझना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम आईएमआई कैलकुलेट करेंगे। मैं जानता हूं 10 40 ऊपर है, 9 से गुणा करता हूं, आंसर मेरा 2 डिजिट में आ रहा है, 42,900 से कम है ऊपर। तो वो 2 डिजिट पता लगाने का काम करता है। अगर मैं 9 से गुणा करता हूं तो 9 चौक 36, एक एक स्टेप लिख के कर रहा हूं, हालांकि ये लिखने की जरूरत होती नहीं। जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो माइंड में ही कैलकुलेशन होती है सारी।
9 दूनी 18, 9 का 4 से गुणा 36, 9 दूनी 18 का 8, मेरे काम का नहीं है, एक मैंने लिया। IMI आ गया 37। देखिए जरा IMI 38 से कम है कि नहीं। तो मैंने बोला था कि कम है तो हम क्या करते हैं, ये 9 ले लिया, देन इकाई का अंक देखने गए तो 9 का किससे गुणा करूं कि एक आ जाए, तो 9 नम 81 का एक बनता है, तो यानी मेरा जो राइट डिजिट है वो या इकाई का अंक है वो 9 आ जाएगा। तो मैंने इसको काट दिया, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली से काट दिया 99 के साथ। परंतु इसका रियल आंसर 99 नहीं है, इसका रियल आंसर कुछ और है। IMI में, टेक्निक में यही वो पॉइंट है और यही एकमात्र वो पॉइंट है जहां आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। पूरी क्लास के एक एक पॉइंट को बेहद सावधानी से समझेंगे आप लोग, और शुरुआत में आपको लगेगा कि हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, ये भी चीज ध्यान रखनी है, वो भी ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होगा। जब क्लास का एंड होगा तो मैं इन सारी चीजों को एक नियम में बदल दूंगा कि आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है। ऐसा जब हो तो आप ये काम करना, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या पॉइंट क्लियर? तो इसलिए बेहद ध्यान से आप समझते जाएं। तो इसमें क्या हुआ, IMI एक कम आ रहा है, जो संख्या 38 है उससे IMI एक कम आके आ गया 37। क्लियर? एक यूनिट कम आ रहा है। अब आ जाते हैं इस पे, इसको बाद में डील करेंगे अपन। वो 89 या 99 आंसर आ रहा है, एक्चुअली इसका आंसर 89 आना है। मैं जानता हूँ IMI टेक्निक से 89 आएगा, तो उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। हमेशा आंसर में 10 का गैप आता है। ऑफलाइन क्लासेस में तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये समझाता हूँ प्राइमरी लेवल पे, तो उनको खूब सारे एग्जाम्पल्स करने को देता हूँ। नेक्स्ट डे वो एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस लेकर के आते हैं। 90-95% एग्जाम्पल सही होते हैं, बट 5-7% एग्जाम्पल्स में आंसर में 10 का गैप आ रहा होता है। मैं जानता हूँ कि 10 का गैप आएगा। मैं पूरी टेक्निक शुरू में नहीं बताता हूँ, एक बार एग्जाम्पल करने देता हूँ। जब IMI में उनकी कमांड बन जाती है तो इसी IMI के नेक्स्ट स्टेप पे उनको लेके जाता हूँ, सुधार करता हूँ, और वही काम अब करता हूँ। तो IMI जब आपको समझ आ गया तो अब समय आ गया कि हम इसमें सुधार कर लें। हम देखें कि वो कौन सा पॉइंट है जहां जाकर के हम IMI में चूक कर सकते हैं, और उसको अगर ठीक कर लिया तो आंसर हमेशा परफेक्ट आएंगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये IMI एक कम आने का केस है। देखो 38 था और 37 आया, एक कम, यही वो डेंजरस पॉइंट है। इसको कैसे ठीक करेंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर। इसमें देखें, इसमें अगर मैं ये डिजिट लेता हूं 9, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 का 8 मेरे काम का नहीं है, एक मैंने लिया, IMI आ गया 37। तो मैंने एक केस, स्पेशल केस पार्ट 2 में आपको समझाया था कि जब IMI बराबर आ जाए, 37 यहाँ है और 37 ही आए, जब IMI बराबर आ जाए तो हमें क्या करना है। बराबर आए तो इसका मतलब यह है कि मेरा जो आंसर है वो 9 के आगे 0 अगर लगा दूं तो 90 के बेहद करीब है, 90 के करीब है। 90 के दो ऑप्शन बनेंगे, जो 90 के करीब होगा वो अपना आंसर होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इकाई का अंक ढूंढेंगे हम। इकाई का अंक आएगा 9 का किससे गुणा करूं कि 3 आए, तो हम देख रहे हैं कि 9 सत्ते 63 का 3। तो यानी मेरा जो आंसर है वो इस 90 के बाद में या पहले वो संख्या होगी, ध्यान देना, बाद में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, वो संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक 7 आए। क्लियर? तो इसमें बाद वाली संख्या 97 है, पहले वाली संख्या 87 है। अब इसमें भी आंसर वो होगा जो 90 के करीब होगा। तो इसमें से 90 के करीब है कौन सा? 90 से ये 7 यूनिट दूर है, ये 3 यूनिट दूर है। ध्यान रहे, हमेशा केवल एक ही ऑप्शन करीब मिलेगा, दोनों बराबर डिस्टेंस पे कभी भी नहीं मिलेंगे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया 87। देखो ध्यान दो, तीन केस बनते हैं। IMI क्लियरली कम है, पहला केस। देखो IMI 47 की तुलना में 43 है, क्लियरली कम। कोई टेंशन नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% केसेस में आपका आंसर सही ही आएगा अगर IMI एक कम आए। दिस इज डेंजरस केस। 90-95% केसेस में आपके आंसर सही आ जाएंगे, बट 5-7% केसेस में आंसर में 10 का गैप आएगा। अब हम उसको डील कैसे करेंगे, वो कौन से केसेस होंगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे अपने सही आंसर तक पहुंचे, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देन ये आ गया IMI बराबर का केस।
अगेन इसमें कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें भी आपका आंसर हमेशा आप इस टेक्निक से जब सोल्व करेंगे परफेक्टली ही आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आईएमआई क्लियरली कम आता है, नो डाउट, नो टेंशन। आईएमआई बराबर आता है, नो टेंशन। आईएमआई 1 यूनिट कम आता है तो टेंशन। क्यों टेंशन? क्यों वो, क्यों, क्या कारण है आईएमआई 1 कम आने पर? ऐसा क्या कारण है कि 1 कम आने पर ही आंसर में कभी कभी वेरिएशन आता है? तो इस पॉइंट को आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। मैं इस एग्जाम्पल पर वापस आपको लेकर के आऊंगा, लेकिन इससे पहले हम ये समझेंगे कि आईएमआई 1 कम आने पर डेंजर क्यों होता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी संख्या है, मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर ले लिया, कुछ भी नंबर हो सकता है। मैं अभी डिवाइड करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आईएमआई 1 कम आने का क्या रोल होता है अपनी डिवाइडेशन के इस प्रोसेस में, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 7284, और मैं 9 से मल्टीप्लाई करके इसका आईएमआई निकाल रहा हूं। ठीक है, तो आईएमआई हम कैसे निकालते हैं? 9 का 7 से गुणा किया तो 63, और 9 दूनी 18 का 8 मेरे काम नहीं है, एक मैंने जोड़ा तो मेरा आईएमआई आ गया 64। ऊपर वाला नंबर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब मैं आईएमआई का रोल समझा रहा हूं, आईएमआई में हमें क्या सावधानी रखनी। तो मेरा आईएमआई आया 64। क्लियर? तो अगर, अब मैं पिछले केस पे आपको वापस ले जा रहा हूं कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। आईएमआई 38 की बजाय 37 आया, एक कम आया। अगर मैं इस संख्या को 9 से पीछे से गुणा करते हुए लाता, मैंने तो आईएमआई के लिए 2 ही डिजिट काम में लेता हूं, बट मैं पीछे से सभी अंकों से गुणा करता हुआ लाता, और कैरी फॉरवर्ड होते होते अगर ये आईएमआई 37 से भी बड़ा हो जाता, तब तो मेरा आंसर पे सारा फर्क पड़ जाता। क्योंकि 37 से बड़ा होता ये 38 पे जाता, तो मैं इस वाली टेक्निक पे जाना पड़ता मुझे, और इस वाली टेक्निक पे जाता तो आंसर डिफरेंट आता। तो अब हम ये समझने जा रहे हैं कि आईएमआई यदि वेरिएट करता है तो वो कब करता है, कितना करता है, मैक्सिमम कितना करता है। ये सारी चीजें अगर हम समझ लेंगे तो आईएमआई टेक्निक से हमेशा डिवाइडेशन का काम, डिवीजन का जो काम है, हम परफेक्टली करने लगेंगे। तो ध्यान दें। अब अगर मैं इसको पीछे से गुणा करते हुए लाऊं तो आईएमआई क्या बनेगा? एक एक स्टेप बहुत ध्यान से धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, ये सब चीजें मैं लिख रहा हूं फिलहाल कि भी ये कैरी है, हासिल है। 9 अट्ठे 72, 72 और 3 75, हासिल 7। 9 दूनी 18, 18 और 7 25, हासिल आया 2। अब आएंगे हम इस पर, 9 सत्ते 63, 63 में पिछले प्रोसेस का हासिल 63 और 2 65। क्या ये मेरा आईएमआई बना? पॉइंट क्लियर? उल्टा गुणा इंपैक्ट बना। तो आप नोटिस करें कि उल्टा गुणा इंपैक्ट 1 यूनिट बढ़ गया है। क्या पॉइंट क्लियर? तो उल्टा गुणा इंपैक्ट अगर 1 यूनिट बढ़ गया है तो मेरा तो सारा कैलकुलेशन का प्रोसेस ही चेंज हो जाने वाला है। तो मुझे तो कुछ और टेक्निक पे काम करना पड़ेगा। अगर आईएमआई 1 यूनिट कम आ रहा है और एक्चुअल में वो है बराबर 1 यूनिट बढ़ के, तब तो मुझे डिफरेंट मेथड पे जाना पड़ेगा। तो अब ये ध्यान से समझते जाओ कि आईएमआई कितने यूनिट बढ़ता है। जैसे 1 यूनिट बढ़ गया तो क्या हर बार 1 यूनिट ही बढ़ता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आईएमआई 2 यूनिट बढ़ जाए, 3 यूनिट बढ़ जाए? तो इन सारी चीजों को समझो, इसी में सॉल्यूशन छिपा हुआ है। ये आई थिंक क्लियर है सभी को। आपको ध्यान रखना है कि आईएमआई 1 यूनिट बढ़ा है। क्लियर? बहुत ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल, जो आईएमआई आ रहा है 9 दूनी, सॉरी, 9 इंटू 4 36, 9 दूनी 18 का 1, आईएमआई आया 37। मैं पीछे से गुणा करता हुआ आता तो आईएमआई पे क्या इफेक्ट आता? 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 9 छिक 54, 2 56, हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38। अब आईएमआई आया 38। तो देखो जरा आईएमआई कितने यूनिट बढ़ गया। इस एग्जाम्पल में भी आईएमआई बढ़ा 1 यूनिट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आईएमआई है वो हमेशा हमेशा यूनिवर्सल रूल है। पूरी रिसर्च है मेरी इस पर, विद रीजन में आपको समझाऊंगा। आज की क्लास में पूरी साइंस आप समझने जा रहे हैं। तो मैथ्स में क्या होता है कि जब रीजन समझ में आ जाते हैं किसी चीज को करने के, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होकर के हम उस टेक्निक को इस्तेमाल में लेते हैं। हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है।
तो बहुत ध्यान से समझना कि आईएमआई जो है ये 1 यूनिट ही हाईएस्ट बढ़ सकता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं बढ़ सकता है। या तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा या फिर 1 यूनिट बढ़ेगा। दैट्स ऑल। पॉइंट क्लियर? क्यों? इसको समझें। एक काम करते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4, देन मैंने लिख लिया 3। अब मैं आईएमआई, जब मैं इसके आगे भी नंबर्स हैं, अब आईएमआई मान लीजिए मैं सबसे बड़ा डिजिट में क्या लिख सकता हूं आईएमआई निकालने के लिए? डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, तो बड़े से बड़ा डिजिट में क्या ले सकता हूं? बड़े से बड़ा डिजिट में ले सकता हूं 9। तो 9 का 4 से गुणा करूंगा 36, 9 तिया 27 का 7 मेरे काम का नहीं है 2, आईएमआई आ गया 38। इससे ज्यादा तो आईएमआई बड़ा नहीं आ सकता। और आईएमआई पर इफेक्ट कब डल सकता है? जब यहां वाले अंक बड़े से बड़े ले लूं। हासिल ज्यादा से ज्यादा तो तभी आएगा। तो मैंने बड़े से बड़े अंक, पॉसिबल अंक हो क्या सकते हैं? मैंने 9 लिया, यहां भी 9 लिया, एक और 9 ले लिया। इससे ज्यादा बड़े अंक तो मैथ्स में होते ही नहीं है, 0 से लेकर 9 तक के अंक पॉसिबल है। तो अब देखते हैं आईएमआई पे कितना इफेक्ट आता है, क्योंकि मैक्सिमम इफेक्ट अगर कहीं आएगा तो यहीं आएगा। तो 9 नम 81 का 1 हासिल 8, 9 नम 81 और 8 89 का 9 हासिल अगेन 8, 9 नम 81 और 8 89 हासिल अगेन 8, 9 तिया 27 और 8 35, इस बार हासिल आया 3, 9 चौक 36 और 3 39। अगेन मेरा आईएमआई आ गया 1 ज्यादा। देखो जरा आप ध्यान से, आईएमआई 1 यूनिट ही बढ़ पाया, तो इससे बड़े अंक तो मैं ले ही नहीं सकता। इससे बड़ा अंक न तो यहां ले सकता हूं न यहां ले सकता हूं। इसमें भी मैक्सिमम अगर आईएमआई इंक्रीज हो पाया तो 1 यूनिट ही हो पाया। क्या पॉइंट क्लियर? और जैसे ही मैं यहाँ के डिजिट्स छोटे करूंगा तो आईएमआई बढ़ने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो आईएमआई या तो स्टेबल पड़ा रहता है, और अगर कभी आईएमआई में वेरिएशन आएगा तो वो 1 यूनिट का आएगा, 1 यूनिट से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। क्या सबको ये बात क्लियर है? पॉइंट आ रहे हैं समझ में? ठीक। एक और एग्जांपल से देखें। और ये आईएमआई वेरिएट भी कब करता है, इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझें आप लोग। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 4764 और मैंने गुणा कर दिया 3 से। अब देखते हैं आईएमआई बढ़ता है क्या। 3 चौक 12, 3 7 21 का 1 हासिल 2, आईएमआई आ गया 14। अगर मैं पूरा गुणा करता, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 छक 18 और 1 19 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। तो क्या आईएमआई पर कोई इफेक्ट आया? नहीं, कोई आईएमआई नहीं बढ़ पाया हमारा। क्या पॉइंट आ रहा है समझ में? तो जब कभी भी ये बड़े हों और आगे वाले छोटे हों और छोटे नंबर से ही गुणा कर रहे हैं, तो आईएमआई 99% बढ़ता नहीं, स्टेबल ही पड़ा रहता है। आईएमआई कब चेंज होता है? जब हम पहले या दूसरे डिजिट को छोटा लें। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 6 के बाद दूसरा डिजिट छोटा ले लिया, पहला या दूसरा डिजिट छोटा लें। मैं एक्चुअली दूसरा डिजिट छोटा लेने के कैसे समझा रहा हूं फिलहाल, और फिर काफी बड़े डिजिट आना शुरू हो जाए, जैसे 9 आ गया, 8 आ गया, और फिर किसी बड़े अंक से ही गुणा कर दें, जैसे मैं 8 से कर देता हूं गुणा इस बार। क्या पॉइंट क्लियर है? तो आईएमआई यहाँ वेरिएट हो जाता है या होने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार वेरिएट हो, ये भी यहाँ भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ भी कुछ केसेस ऐसे हैं जहां वेरिएट हो जाता है। तो आईएमआई निकालते हैं नेचुरल तरीके से, 8 6 48, 8 एकम 8 मेरे काम का नहीं है, 0 कैरी फॉरवर्ड, देन ये बन गया 48। अगर मैं आईएमआई पूरा निकालूं, पूरा कभी निकालना नहीं है, आप कहीं सोचने लग जाएं कि जी इन फ्यूचर क्या हमें आईएमआई पूरा निकालना पड़ेगा। नो, मैं सारी चीजों का सार इंक्लूड कर दूंगा और आपको यह बताऊंगा इस केस में आपको सिर्फ इतना काम करना है और आपके आंसर पहले की ही तरह परफेक्टली आने लगेंगे। पूरा गुणा करें, 64 का 4 हासिल 6, 8 में 72 6 78 हासिल 7, 8 एकम 8 और 7 15 हासिल 1, 8 6 48 और 1 49। देखिए जरा आईएमआई कितना बड़ा, अगेन 1 यूनिट ही बड़ा। तो ये फैक्ट है, ये तय है, ये मैथमेटिकली साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर हम आईएमआई कैलकुलेशन से डिवीजन को सोल्व करते हैं
अब मैंने इसको प्रूव कर दिया है इसको साइंटिफिकली। तो आईएमआई जो भी हम कैलकुलेट करते हैं उससे हमेशा अगर कभी आईएमआई बढ़ेगा, 1 यूनिट बढ़ेगा। कौन सी प्रकार की संख्याओं में ये ज्यादा चांसेस रहते हैं? जब शुरुआती नंबर हम छोटा लेते हैं, पहला या दूसरा नंबर छोटा लेते हैं और उसके बाद वाले नंबर काफी बड़े लेते हैं, गुणा करने वाला नंबर भी बड़ा लेते हैं। तो ये वो केस होता है जब आईएमआई के वेरिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन सब बातों का ध्यान आपको रखे, आपको अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे मैं ले जाऊंगा और उसी से ही आपको सवाल करना है। अब आपको क्या करना है? अगर हम जानते हैं कि आईएमआई 1 यूनिट बढ़ सकता है तो अब हमें करना क्या है? देखो, 3 केस मैंने आपको समझाए। आईएमआई क्लियरली कम आ रहा है। क्लियरली कम का मतलब ये होता है कि 2 यूनिट या उससे ज्यादा कम आ रहा है, क्योंकि 2 यूनिट ही कम आ गया तो अगर वेरिएट होके 1 यूनिट बढ़ भी गया तो आईएमआई कम ही पड़ा रहेगा। क्या बात आ रही है समझ में? तो क्लियरली कम में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। आईएमआई बराबर आ गया तो मैं राउंड फिगर वाला तरीका यूज कर रहा हूं। तो कल को आईएमआई, बहुत ध्यान से सुनना मेरा सेंटेंस, ये बराबर आ रहा है ईएमआई, आप कहेंगे जी इसमें पीछे से गुणा करते लाए और ऊपर निकल गया तो यहां चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है चिंता की बात? क्योंकि मैं राउंड फिगर में पहले एक अपने आंसर को मान रहा हूं। अगर आईएमआई इससे ज्यादा निकल गया तो आंसर मेरा ज्यादा वाला आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूं कि आंसर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये मैनेजमेंट, ये टेक्निक अपने आप करेगी, आपको करने की जरूरत नहीं। ये मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं। तो जब आईएमआई बराबर आ जाए, नो वरी। आईएमआई क्लियरली कम आ जाए, नो वरी। आईएमआई 1 यूनिट कम आए तो अब हमें क्या करना है? तो देखिए, हालांकि मेरे पास मेरी रिसर्च से बहुत सारे इसके टेक्निक्स, अलग अलग सिचुएशंस के तरीके उपलब्ध हैं, बट वो सारे तरीके समझाने की बजाय अब मैं आपको एक एक कंक्लूसिव पॉइंट पर लेकर के जा रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा हो कि आईएमआई 1 यूनिट कम आए तो आपको बात ध्यान रखनी है कि आपके सवाल सही होने लगे। तो बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स लेना शुरू कर दूंगा और आपको इस आईएमआई टेक्निक पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनना। जब कभी भी आईएमआई कम आ जाए 1 यूनिट, देखो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 का 1, 37, 1 कम आया। तो अब हमें ध्यान है कि 37 आया, लेकिन ये हो सकता है 38 भी हो जाए। अब मैंने चूंकि सारे रीजन समझा दिए हैं तो आप बाद वाली संख्याएं देख के समझ जाओगे कि हो, देखो 9 से जब हम आईएमआई निकाल रहे थे तो मैंने 4 और 2 का यूज लिया, लेकिन जस्ट आफ्टर 9 था, तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये रिस्क जोन है। क्लियर? तो यहां हमें हो सकता है ईएमआई मेरा 1 यूनिट ऊपर भी निकल जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको भी मत देखो आप, मैं डायरेक्ट एक थंब रूल ही आपको अब समझाने जा रहा हूं, आप तो सिर्फ उसे समझो। अगर जब कभी भी आईएमआई 1 यूनिट कम आ जाए तो उस केस में भी आप ये काम करें, जो तरीका आईएमआई बराबर वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आईएमआई 1 कम वाले में अगर आप इस्तेमाल कर देंगे तो आपका आंसर 100% सटीक आ जाएगा। निश्चित रूप से गारंटेड, आप हर बार सही सवाल सोल्व करने लगेंगे। कैसे? ध्यान दें कि देखो, अब आईएमआई 1 कम वाला तरीका क्या है वो समझें आप लोग। आईएमआई बराबर वाला तरीका हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करना है? 9 का 4 से गुणा किया, 36, 9 दूनी 18, 1 37, आईएमआई 1 कम आया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 9 के आगे लगाऊंगा 0 सबसे पहले। इसका मतलब क्या है? जब आईएमआई बराबर आता है तो इसका मतलब क्या है? जिस अंक से आईएमआई बराबर आया उस अंक के आगे 0 लगाने से यह पता चलता है कि मेरा आंसर इसके करीब है, बेहद करीब है। पॉइंट क्लियर? और इसी प्रकार जब 1 यूनिट कम आया तो भी तो करीब ही होना चाहिए। बात क्लियर है? तो अब इस केस में हम करेंगे क्या? हमें करना यह है कि जैसे 90 आ गया फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया कि इसके आगे 0 लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, इकाई का अंक ढूंढूंगा। 9 का मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? तो 9 9 81। तो मेरा आंसर 90 के आसपास वो होगा जिसका इकाई का अंक 9 हो। पॉइंट क्लियर? 90 से पहले इकाई का अंक 9 कब आता है? वो 89 में आता है। 90 के बाद इकाई का अंक 9 किस में आता है? 99 में आता है। आप मुझे बताएं कि मेरा जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? 90 के ज्यादा करीब कौन सा है, 89 कि 99? तो मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा 89। क्या पॉइंट क्लियर है?
तो अगर ये छोटी सी बात हम ध्यान रख लें कि कभी IMI एक कम आ जाए तो एक रिस्क जोन रहता है, हालांकि ये रिस्क जोन रहता है 100 में से 5% केसेस में, ये ज्यादा केसेस में नहीं रहता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना बना करके ये सारी चीजें मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि कब IMI एक कम आता है, कब एक कम आने के बावजूद आंसर चेंज नहीं होता, कब चेंज हो जाता है। तो ये जो 89 का एक आंसर है, आप देखेंगे कि 89 का आंसर बहुत ज्यादा इस केस में आएगा। 89 79 कम हो जाएगा, 99 भी नहीं आएगा, बट 89 ज्यादा आएगा। हो सकता है ये बात आपको मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रही हो, नहीं आ रही हो, बट इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल्स खूब सारे दूंगा और उससे अपनी बात आपको स्पष्ट करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए इन केसेस में। क्या ये आपको बात समझ आ रही है? दोबारा से मैं इसको नए सिरे से इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ। 38 181/429, 38 181/429। तो मुझे क्या करना है, मेरा आंसर 2 डिजिट में आएगा, ये बात है। मुझे सबसे पहले एक डिजिट सिलेक्ट करना है जिससे IMI कम आ जाए। बराबर वाला केस आप जानते ही हैं, और कम एक आ जाए तो वो डेंजरस केस होता है, तो उससे कभी कभी आपका आंसर वेरिएट हो जाता है। तो उससे कैसे हैंडल करना है वो हम सीख रहे हैं। तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18 का 1, 37, IMI 1 यूनिट कम आया। 9 का गुणा करने पर 1 यूनिट कम आया, इसका मतलब है मेरा आंसर 90 के करीब होगा। क्लियर? 90 के करीब वो संख्या होगी जिसका इकाई का अंक 9 इंटू 9 81 यानी 9 हो। इकाई का अंक 9 कब आएगा? 99 या 89। 90 के बाद 99 में आता है, 90 के पहले 89 में आता है। तो मुझे करीब लेना है, करीब कौन सा होगा? 89। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि जी इकाई का अंक दोनों ही तरफ से बराबर आ जाए तो? दोनों तरफ से बराबर आने के चांसेस नहीं होते हैं, नेवर, कभी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं उसके कारण मैं अब आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए इसका आंसर तो 89 आ गया। अब ध्यान से समझेंगे आप लोग। मान लीजिए मुझे 90 के आसपास एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका इकाइकांक 1 हो। तो 90 के बाद में इकाइकांक 1 91 में मिलता है, पहले मिलता है 81 में। तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये 1 यूनिट ही दूर है, जबकि ये 9 यूनिट दूर है। तो ये संख्या करीब है, तो जो करीब है उसको हम आंसर करते हैं, तो मेरा आंसर उस केस में हो जाएगा 91। क्लियर? जो भी ऐसा केस जनरेट होगा। और अगर मान लीजिए इकाइकांक 2 आता है, तो 90 के आसपास 2 किस में आता है? 92 में आता है, और इधर 82 में आता है। तो अगेन ये जो डिफरेंस है ये 2 यूनिट का ही है, ये डिफरेंस 8 यूनिट का है। इट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 82। क्लियर? हमेशा एक संख्या नजदीक मिलेगी, एक दूर मिलेगी, ये इकाई के अंकों की विशेषता है। क्लियर है पॉइंट? और इसी का ही मैं फायदा उठा रहा हूं इसके अंदर। एक और एग्जांपल से समझे। मान लीजिए 60 है। अब एक इकाई का अंक समझा दिया मैंने, 2 समझा दिया, मान लो 3 आ जाए, तो बाद में 63 है और पहले 53, 53 एंड 63। तो ये जो नंबर है इससे 3 यूनिट दूर है, जबकि ये वाला नंबर 7 यूनिट दूर है। तो नेचुरल सी बात है 63 ज्यादा नजदीक है। अब जो IMI बराबर या कम आने वाले केसेस है उसमें इकाई के अंक 1, 2 या 3 ही मिलने की संभावना होती है, क्योंकि 4, 5, 6 इसलिए संभावना नहीं होती क्योंकि 4, 5, 6 राउंड फिगर से बहुत दूर कर देते हैं आंसर को। जब आंसर को दूर करेंगे तो IMI भी अपने आप ही दूर जाएगा, और IMI दूर आएगा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी कि 4, 5 या 6 का अंक आ जाए। क्या पॉइंट क्लियर है? बहुत रेयर केस में अगर कभी 4 या 6 आ भी गया, बहुत रेयरेस्ट, रेयरेस्ट टू रेयर जिसे बोलते हैं, बहुत रेयर केस में अगर 4 आ भी गया तो हमें क्या करना है? 60 के बाद 4 64, पहले 54, अगेन आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 का डिस्टेंस पे है और ये 6 के डिस्टेंस पे है, तो आप आंसर टिक कर देंगे 64 को। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये बहुत डेप्थ थ्योरी आज मैं IMI टेक्निक की आपको समझा रहा हूं। अगर आप डिविजन्स में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स पर काम करें। क्या पॉइंट क्लियर है? देखिए यहां मैंने आप लोग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग सोल्व करेंगे और इन टेक्निक्स पर काम करेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इन सभी एग्जाम्पल्स का ये आंसर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब जो एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हैं इनको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। आपको हो सकता है आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ये ठीक से नजर नहीं आए। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस के लिए कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स यहीं से नोट करके आपको समझाता हूँ। क्या पॉइंट क्लियर है? तो चलिए अपन प्रैक्टिस शुरू करें। तो मैं यहाँ से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको मुझे सोल्व करना है। देखो इसको मैं अगर 100 से गुणा कर दूं तो ये 4,18,000 बनता है, ऊपर 3,30,000 है, तो इसका मतलब 100 टाइम हर का 100 गुना से अंश कम है। इसका मतलब मेरा आंसर 2 डिजिट में आना है, ये बात है। अगर 10 गुना से भी कम होता तो आंसर सिंगल डिजिट में आता। सिंगल डिजिट के लिए क्या करना होता है वो शायद मैंने पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे आंसर के दोनों डिजिट अगर मैं फाइंड कर लेता हूं तो इस बड़े से मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस, सॉरी डिवीजन का जो प्रोसेस है, इसमें पूरा डिवीजन का एक एक संख्या को काट रहे हैं। पहले तो आपको खूब देर तक यही नहीं पता चलेगा कि इसको काटे किससे। तो अगर आप बेसिक तरीके से सोल्व करने बैठ जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम बर्बाद होने वाला है। तो डिवीजन का जो ये आईएमआई टेक्निक है इसको साउंड करने की कोशिश करें। चलिए इसको देखें। पहले तो उल्टा गुणा इम्पैक्ट निकाल लेते हैं, अपन आईएमआई निकाल लेते हैं, उल्टा गुणा इम्पैक्ट। 8 चौक 32, 8 एकम 8, कई लोग गलती से उस 8 को ऐड कर देते हैं। इकाई का अंक नहीं ऐड करना, 8 एकम 8, 8 छोड़ा 0 बचा। तो ये काम कॉपी पेन से करने की जरूरत नहीं होती है, ये माइंड में करता है। मैं चूंकि टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे आपको समझाना है, तो एक एक बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। आईएमआई आया एक कम। अब जनरली क्या होता है कि दूसरा डिजिट जब कम हो और उसके बाद वाले डिजिट बड़े हों। अच्छा मैंने कौन सा डिजिट लिया था आईएमआई के लिए? 8 लिया था। 8 चौक 32, 8 के अंक से मैंने आईएमआई निकाला। तो दूसरा डिजिट छोटा और उसके बाद वाले डिजिट काफी बड़े आए और बड़ी संख्या से ही मैं गुणा कर रहा हूं, तो वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? देखो जरा आईएमआई 1 यूनिट कम आया कि नहीं आया, और क्या पता पीछे से गुणा करने पर बढ़ जाता। तो हमें गुणा नहीं करना है, हमें सब काम नहीं करने हैं। हमें एट द एंड करना क्या है कि यहां भी अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एक तरीका बता दो बस। हालांकि मेरे पास तो बहुत रिसर्च है कि कौन से एग्जाम्पल में तो मुझे ये तरीका लगाना है, कौन से में वो लगाना है। बट आप चूंकि इतनी प्रैक्टिस शायद नहीं करते होंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए मैं थंब रूल बता रहा हूं कि आप तो बस ये काम करना। तो आप क्या करेंगे? 8 चौक 32, 8 एकम 8 काम का नहीं, 0 32 देखा 1 यूनिट कम आ रहा है, तो उस केस में अलर्ट हो जाओ। आपका आंसर इतना तय है कि 80 के पास में होगा, बस बात खत्म। अब आप क्या करेंगे? इकाई का अंक निकालेंगे। इकाई का अंक क्या आएगा? 9 इंटू 9 81। तो यानी मेरा जो आंसर है या तो 89 होगा, इससे बड़ा 9, 80 के बाद 9 कौन सी संख्या में आता है? 89 में आता है। 80 से पहले कब आता है? 79 में। नेचुरल सी बात है, जब मेरा आईएमआई, जब मैं 8 से गुणा करके इस संख्या के करीब जा रहा हूं तो मेरा आंसर 80 के ही करीब होगा। 80 से दूर कैसे हो सकता है? तो 80 के करीब 79, 89 में कौन है? 79 में। दिस इज माई आंसर। आई थिंक आपको होल सोल थंब रूल एक समझ आ गया होगा कि जब इस प्रकार का केस जनरेट हो जाए तो हमें क्या सावधानी रखनी होती है। आईएमआई जब 1 यूनिट कम आ जाए तो हमें कौन सी बातों को कंसिडर करना होता है। ये आपका एक पॉइंट हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन में और ले रहा हूं, और ये एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं मैंने कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों ने एग्जाम्पल भेजे थे वहीं से लिए, और इस प्रकार के एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा जनरेट होते हैं। तो अब दूसरा केस और आपको समझाने जा रहा हूं कि कहां आपको अलर्ट रहना है। देखो अभी मैंने अलर्ट रहने का प्रोसेस क्या समझा है? जब दूसरा डिजिट आपका छोटा हो। कभी पहला डिजिट ही बहुत छोटा आ जाए तो क्या करें? इस प्रकार के भी कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास में है, मैं इनको अब आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझिए। जब कभी भी पहला डिजिट बहुत छोटा आ जाए, जैसे 1 आ गया, तो 1 आ गया, 2 आ गया, तो ये जो 1 और 2 के अंक सबसे पहले नंबर पर आ जाए, लेफ्ट साइड में आ जाए, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप, हालांकि आईएमआई टेक्निक से सवाल करोगे तो सोल्व हो जाएंगे, जो मैंने अब तक बताया उससे भी हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि बहुत और जल्दी सवाल सोल्व हो जाए, थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हमें नहीं है, तो मेरा ये सुझाव है आपको कि एक तो 30 तक की टेबल्स आप रट डालें। अगर 30 तक की टेबल्स भी आपने नहीं रटी हुई है
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होने के नाते, एसएससी, बैंकिंग या जो भी आप एग्जाम देते हैं, रेलवे इत्यादि, उस उनके स्टूडेंट होने के नाते मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 20 तक की टेबल्स तो आपको कंठस्थ होंगे। आपको इसमें तो दिक्कत नहीं होगी कि 18 चौक 72 होता है, 18 पंजे 90 होता है, 17 पंजे 85 होता है, 13 चौक 52 होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। तो और अगर इसको आप 30 तक की टेबल्स तक ले जाएं तो सोने पे सुहागा है। नहीं भी ले जाओगे, मान लो 20 से 30 तक के याद नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आईएमआई टेक्निक काम नहीं कर पाओगे, वहां भी काम करेगी, 100% काम करेगी। बट अगर 30 तक के टेबल्स आपने याद कर लिए तो आश्चर्यजनक परिणाम आप प्राप्त करेंगे। कई केसेस में इतना तेजी से आप डिवाइड कर लेंगे चीजों को आफ्टर प्रैक्टिस कि आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि क्या ये डिवीजन में ऐसे कर भी सकता हूं क्या। पहले तो बहुत टाइम लगता था इसके अंदर। तो आप समझें इसको ध्यान से। तो मैं क्या करूंगा, मेरा नियम क्या है, आईएमआई निकालते वक्त मेरे ये 2 डिजिट काम के होते हैं। जितने छोटे डिजिट्स और उसके बाद में बड़े डिजिट्स आते हैं वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, बहुत ध्यान से सुने, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि हमें यहाँ पर कभी भी पहला डिजिट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो 1 या 2 को अवॉइड करें। 1 या 2 को ना लें, 1 या 2 से कोशिश करें कि बड़ा डिजिट ही लें, 1 या 2 से बड़ा डिजिट। तो पहला डिजिट जब मैं लूंगा तो 1 की बजाय मैं 11 को सेलेक्ट कर लूंगा, और जैसे ही मैं 11 को सेलेक्ट करूंगा इतना आसान हो जाएगा सवाल, बहुत इजी वे में हम इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, आप खुद सोचो, मैं 11 का किससे गुणा करूं कि 84 से कम रहे। बहुत आसानी से दिखेगा जी, 8 से गुणा करेंगे तो 88 है, 7 से गुणा करेंगे तो 7 इंटू 11 77। ये उल्टा गुणा निकाला है मैंने, 7 इंटू 11 77। और इसका इंपैक्ट निकालने के लिए ये डिजिट ले लेंगे। हालांकि मुझे दिख रहा है कि 84 से 77 इतना कम है कि इंपैक्ट निकाल भी लूंगा तो जुड़ के कम ही रहना है। पॉइंट क्लियर है, इतना आसान हो जाने वाला है हमारा काम। 7, अब इंपैक्ट निकाल लेते हैं, 7 इंटू 7 49 का 9 हासिल 4। तो उल्टा गुणा इंपैक्ट आ गया 81, जो कि 84 से क्लियरली कम है। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिंपली ये देखेंगे 11 8 88 77, 7 7 दूनी 14, ये कट गया 72 का, बात खत्म। क्या पॉइंट आ रहा है समझ में। तो ये एक विशेष से भी विशेष सावधानी है कि दूसरा डिजिट कम हो तो हमें क्या करना है, पहला डिजिट कम हो तो क्या करना है। अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए, अगर मैं 1 की बजाय 14 ले लूं, भाई जब आपको 14 की टेबल आती ही है तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। तो हम क्या करेंगे, 14 सत्ते 98 ऊपर जा रहा है, 14 छिक 84, 7 दूनी 14, ये 62 पे कट गया, बात खत्म। इससे ज्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने उल्टा गुणा से ही काम चला लिया, इंपैक्ट तक तो मैं गया ही नहीं। क्यों नहीं गया, देखो ध्यान दो, 6 इंटू 14 84, 6 का 7 से गुणा 42 का अगर मैं 4 ले भी लूं तो भी इस 91 से तो कम ही रहूंगा ना। क्या पॉइंट आ रहे हैं समझ में। तो इतनी छोटी छोटी चीजें जिनका अगर आप ध्यान रखें तो इस टेक्निक में बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट्स आप ले सकते हैं, बहुत बेनिफिट आपको होने वाले हैं। देन इस पे आ जाए, देखो जरा, 12 सत्ते 84, अगर मैं 7 लेता हूं तो 12 सत्ते 84, लेकिन नजदीक आ गए ना, 86 के काफी नजदीक आ गए। अब इंपैक्ट भी ले लो, 7 इंटू 7 49 का 4, 4 84 में ऐड होगा तो 88 बन जाएगा, 88 बन गया, वो तो ऊपर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 6 ले लेंगे, 6 को चेक नहीं भी करोगे तो आना तो कम ही है, उसको चेक भी मत करो, 12 6 72, आना कम ही है, ये बात तय है। 7 का किससे गुणा करूं कि 6 आ जाए, 8 से। दिस इज माई आंसर। क्या बात आ रही है समझ में। ठीक, एक और एग्जांपल देखें। अब ये 5 है, 5 है तो 5 से ही काम चलाओ आप, 5 को 56 मत बनाओ क्योंकि 56 की टेबल नहीं आती। और कई बार तो इतना आसान हो जाता है कि अगर आप ये 56 की टेबल भी बोल लें तो भी काम बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा हायर लेवल की डेप्थ थ्योरी की चीजें हो जाएंगी, अपन एक बार उस पर नहीं जा रहे। तो आंसर मेरा कितना डिजिट आएगा पहले वो देखेंगे। इसका 10 गुना 5610 है, उससे ज्यादा ही है, और 100 गुना नेचुरल सी बात कम है, तो आंसर 2 डिजिट में आएगा। तो 5 का किससे गुणा करूं कि 8 से कम कम रहे, 5 एकम 5, 1 का किससे गुणा करूं कि 5 आए, 5। दैट इज माई आंसर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप में से कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी आपने यहाँ 84 से कम क्यों नहीं देखा, आप 8 ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। ये कोई थंब रूल नहीं है कि मुझे 2 डिजिट लेने हैं यहाँ पे, सिंगल डिजिट भी ले सकता हूं, डबल भी, ट्रिपल भी।
ये कैसे लेने होते हैं बहुत ध्यान से समझेंगे। जब मैं नीचे वाली संख्या को ले रहा होता हूं गुणा करने के लिए, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूं पूरे को। मुझे यहां बेसिकली लेना क्या है, मुझे 5 से गुणा करूंगा मैं एक ऐसे अंक का कि उल्टा गुणा इंपैक्ट, मुझे 84 क्यों नहीं लेना, बेसिकली जो मैं पहला डिजिट सेलेक्ट करूंगा वो है 5। क्लियर, जो पहला डिजिट सेलेक्ट करूंगा 5 है। मुझे देखना है कि इसकी टेबल कहां से कहां तक, 5 एकम 5 से 5 दय 50, तो मुझे 5 से 50 का एक ऑन एन एवरेज संख्या लेनी है, ये रेंज लेनी है, इस रेंज को ही लेना है लेफ्ट साइड से, बाकी मेरे काम की नहीं है। 5 से 50 का मतलब 50 रिजिड नहीं है कि 50 पे जाके रुक जाना, 51-52 तक भी चल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 की मैं टेबल बोलूं तो 5 एकम 5 8 से कम पड़ रहा है, 84 इसलिए नहीं ले रहा कि 5 दय 50 उससे भी ऊपर जा रहा है। क्लियर, तो वो मेरे काम का नहीं है। और मान लो मैंने जबरदस्ती गुणा कर भी दिया तो मेरा आंसर तो 3 डिजिट में आ जाएगा फिर, इसलिए ये मेरे काम का नहीं है। मुझे यहाँ क्या करना है, 5 एकम 5, एक का किससे गुणा करूं कि 5 आ जाए, 5 150। क्या पॉइंट क्लियर है सभी को? यहां मैं एक इंटरेस्टिंग तरीका आपको और बताता हूं। ये जो केस है ना, दो केस, ये जो दो केस आप देख रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। यहां एक और चीज देखो, देखो 10 गुना से कम हो तो आप जानते हैं कि सवाल जो है बड़े जल्दी सोल्व होते हैं कि नहीं। इस पर मैं बाद में आऊंगा, एक एग्जांपल लेता हूं 10 गुना से कम। देखिए एक एग्जांपल है 7677,853। तो मैंने देखा कि अंश हर के 10 गुना से भी कम है, 8530 से कम है। तो जब 10 गुना से कम है तो मेरा आंसर 10 से छोटा कुछ ना कुछ आएगा। 10 से छोटा होने का मतलब सिंगल डिजिट में आएगा, और सिंगल डिजिट में आने का मतलब है कि मुझे वो सिंगल डिजिट पता लगा लेना है बस। तो वो सिंगल डिजिट कैसे पता लगेगा, सिर्फ इकाई के अंक को सोल्व कर लो। 3 का मैं किससे गुणा करूं कि 7 आए, 3 नम 27, यानी मेरा आंसर आ गया 9। बस मुझे इतना ही करना है। तो 10 गुना से कम का केस समझ आ गया, पॉइंट क्लियर है। अब मैं आपको लाता हूं वापस इन एग्जांपल्स पे। अगर कभी ऐसा लगे, ये थोड़ा सा हालांकि हायर लेवल की प्रैक्टिस के खेल है, आप जितना प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएंगे ये बहुत आसानी से नजर आती हैं चीजें, तो थोड़ा सा आगे की चीज है लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इसका मैं 10 गुना कर दूं, 561 का 10 गुना करूं तो 5610 बनता है। राउंड फिगर में 5000 बोल लेता हूं मैं, ठीक है। तो 10 गुना 5000 है, और 20 गुना होता तो 5000 का डबल यानी 10,000 की रेंज में चला जाता। ऊपर वाली संख्या देखो जरा, 10 से 20 गुना के बीच में है कि नहीं। देखो 561 का 10 गुना 5600 मान लेते हैं, 5000 मान लेते हैं, राउंड फिगर में कुछ भी ले लो, और 20 गुना 5000 का डबल यानी 10-11,000 की रेंज में चला जाएगा। तो जो ऊपर वाली संख्या है, यदि कभी 10 से 20 गुना के बीच में आए तो भी आप केवल इकाई के अंक से ही सवाल सोल्व कर लिया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने सवाल देखे हैं, इतनी कंडीशंस देखी हैं, यदि वहां आप अलर्ट रहे और कोई प्राइम नंबर का केस आ गया तो बाकी विद्यार्थी फंसे रहेंगे और आप उसको फटाफट कैलकुलेट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आपने देखा कि 10 से 20 गुना के बीच का केस है, केवल एक ही बात देखो, एक का किससे गुणा करूं कि 5 आ जाए। तो 10 से 20 गुना का मतलब यह हुआ कि मेरा आंसर 10 से 20 के बीच आएगा। तो बताओ जरा, 10 से 20 के बीच कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 आता हो, तो आप कहेंगे 15 है। यह आपका आंसर आ गया। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? इसी प्रकार यहां इस एग्जाम्पल पे आ जाएं, मैं दोनों टेक्निक से आपको समझा रहा हूं। एक मुझे कभी नहीं लेना है, एक की बजाय मैंने 15 ले लिया। 15 और 2 की मदद से मैं IMI पता लगाऊंगा। तो मैं 15 का किससे गुणा करूं कि 21 से कम कम रहे, तो 15 एकम 15। क्लियर, एक का 2 से गुणा करूंगा, हासिल कुछ आएगा नहीं। 3 का किससे गुणा करूं कि 2 आ जाए, 3 चौक 12। दैट्स माई आंसर। क्या बात आ रही है समझ में? तो एक तो IMI टेक्निक हो गई, और दूसरा अगर हम कॉमन सेंस से भी इसको देखें तो नीचे वाली संख्या का 10 गुना देखो जरा, 15,230 है कि नहीं। क्लियर, तो उससे तो ऊपर ज्यादा है, 21,000 है। 10 गुना 15,000 है, ऊपर 21,000 है। तो 10 गुना अगर 15,000 है तो 20 गुना 30,000 होगा। तो 15 और 30,000 के बीच में ऊपर है,
यानी 10 गुना और 20 गुना के बीच में है, तो मैं केवल इकाई का अंक निकाल लूं तो भी बात बन जाएगी। तो मैं 3 का किससे गुणा करूं कि 2 आ जाए, तो आप कहेंगे जी 4 से कर दो, 3 चौक 12। 10 से 20 के बीच में 4 कब आता है? 14 में आता है। दैट्स माई आंसर। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? तो ये कुछ सावधानियां हैं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको सोल्व करके बताई है। ये वाला एग्जांपल बहुत इजी है। ये 10 गुना करें तो 3200, सॉरी 32,510 है, उससे ऊपर बहुत ज्यादा है। 100 गुना से कम है, मेरा आंसर 2 डिजिट में आएगा। वो 2 डिजिट पता लगा लूं तो बात बन जाएगी। अब देखो ध्यान दो, ये भी इतना अच्छा एग्जाम्पल है। मैं इन बाकी एग्जाम्पल्स को एक बार हटा रहा हूं यहां से, कि कैसे बड़ी टेबल्स अगर आप याद कर लें तो आपकी कैलकुलेशंस कैसे बहुत सिंपल हो जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये भी एक विद्यार्थी ने ही पूछा था मुझसे, तो मैं इसको आपको क्लियर करता हूं। देखो ध्यान दो, इतना तो तय है कि मेरा आंसर 2 डिजिट में आएगा। पॉइंट क्लियर है। अब वो दोनों डिजिट पता लगाना ही मेरा काम है। इकाई का अंक तो देखते ही पता लगता है, 1 × 9, 9 आ गया। फिर इकाई के अंक पे अपन बाद में जाएंगे, पहले टेक्निक पे काम करता है। तो देखो, मैं इस ये मैंने ले लिया 3 और 2 ले लिया। मैं 3 का किससे गुणा करूं कि 9 आ जाए? तो आप कहेंगे जी 3 का 3 से गुणा करने पर पूरा पूरा 9 हो रहा है। 9 आ जाए, नहीं सॉरी, आईएमआई कम आ जाए। पहले आईएमआई कैलकुलेट करते हैं। 3 का 3 से गुणा किया, 9 आया। 3 दूनी 6, 6 मेरे काम का नहीं है, 0 लिया, आईएमआई आ गया 9, जो कि बराबर आ गया। तो बराबर के केस में हम क्या करते हैं? आगे एक 0 मेंशन किया। क्लियर? इकाई का अंक मैंने पता लगाया, 9 आ रहा है। ये बात आ गई समझ में? तो 30 के बाद 9 कब आता है? 39 में आता है। 30 के पहले 9 कब आता है? 29 में आता है। 30 के ज्यादा करीब कौन 30 है? दैट्स माई आंसर। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैं कह रहा हूं कि बड़ी टेबल्स जब आपको याद होती हैं, आप अपनी रेंज जब बढ़ाते हैं, तो इन्हीं कैलकुलेशंस को और जल्दी बहुत सेकंड्स में आप सोल्व करने लगते हैं। कैसे करेंगे? अब जैसे यहां 32 लिखा हुआ है, मैंने आईएमआई निकालने के लिए 3 और 2 लिया। मैं कह रहा हूं 3 और 2 लेने की बजाय मैं 32 ही ले लूं। पहला अंक 32 ले लूं, फिर दूसरा 5 ले लूं, तो उससे क्या फायदा होगा वो देखो। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मेरा सवाल सोल्व हो जाएगा। मैं जानता हूं 32×3 = 96 होता है। अब चूंकि अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो छुटपुट टेबल्स, छुटपुट गुणा आपको आने लग जाएंगे। 32×96 होता है, ऊपर निकल गया। 32×2 = 64 है, इतना कम है, इतना ज्यादा कम है कि मुझे इंपैक्ट चेक करने तक की जरूरत नहीं है। तो 32×2 = 64, 1 × 9 9, दैट्स माई आंसर। बात खत्म। तो कोई भी टेक्निक जब आप समझ रहे हैं तो उस टेक्निक पर अभ्यास बड़ा जरूरी है, प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ये पार्ट 3 देख लिया, 1 देख लिया, 2 देख लिया तो आप आज के बाद डिवीजन में मास्टर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरे पास डिविजन्स में सिखाने के लिए अभी बहुत कुछ है। ये समझ लें कि एक शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी इतने पॉइंट है मेरे पास सिखाने के कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली कमोबेश जो स्थितियां होती हैं हर प्रकार की, ये तो परफेक्ट डिवीजन चल रहे हैं, इम्परफेक्ट डिविजन्स को भी आप हैंडल कर सकते हैं, अप्रोक्स डिवीजन को भी आप हैंडल कर सकते हैं। नीचे इवन नंबर आ जाए, नेक्स्ट में मुझे अब इवन नंबर ही लेना है, 2 4 6 8 इत्यादि आ जाए, 5 आ जाए। और सिंपल 30 तक के डिविजन्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको समझाऊंगा कि विदाउट डिवीजन का साइन बनाए डायरेक्ट सिंगल लाइन में कैसे करना। तो बहुत कुछ है बताने को डिवीजन में, या कंडीशनल डिविजन्स जो है उन्हें कैसे सोल्व किया जाता है। ये सारे डिविजन्स जब आप देख लेंगे तो कैलकुलेशन का जो सबसे मुश्किल पार्ट है डिवीजन, उसको आप हैंडल करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। अक्सर कई बार आप लोग बोलते हैं कि जी पेपर बड़ा लेंदी था, तो वो लेंदी क्वेश्चंस की बजाय कैलकुलेशन की वजह से होता है। हम कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं, हमें ठीक से कैलकुलेशन हैंडल करनी नहीं आती है, और वहां हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो आप उसे हैंडल करने की कोशिश कीजिए, सीखिए, मेहनत कीजिए। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, उस पर आप प्रैक्टिस भी कीजिए। ये बताएं कि क्या इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए? देखिए, बताने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं दिमाग में, बट जब टीचिंग एक बार शुरू हो जाती है तो कभी कभी कुछ स्लाइड एक आधा पॉइंट मिस भी हो जाता है। वो मुझे भी ध्यान नहीं होता कि कौन सा मिस हो गया कौन सा नहीं, क्योंकि बड़ी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं।
तो आने वाली क्लासेस में मैं उसे अपडेट कर देता हूँ अगर कोई क्वेरी आती है तो। क्या पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स फटाफट अपन सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद इस क्लास का एंड करेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। अच्छा, ये जो एग्जांपल आज मैंने आपको बोले कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें कुछ एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल ऐसे भी हैं जिनके आंसर 3 डिजिट में आएंगे। तो वो मैंने आपको पार्ट 2 में समझा दिया कि 3 डिजिट में आएंगे तो उसे कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, और पूरा अगर सोल्व करना है तो आने वाली क्लासेस में आपको मैं समझाऊंगा। तो ये पॉइंट क्लियर है, आप इसको देखें। मैं इसमें से छाट करके आज के लेवल के जो एग्जाम्पल है ना, जो आज मैंने आपको बातें समझाई है, उसी प्रकार के एग्जाम्पल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखें आप, 8128 डिवाइड बाई 127। तो मैं जानता हूँ इसका 100 गुना 12,700 है, उससे ऊपर कम है 8,128। आंसर मेरा 2 डिजिट में आएगा। तो अगर मैं 1 की बजाय 12 की टेबल ले लूँ, 12 7 84 ऊपर है, 12 6 72, इतना कम है कि मुझे इम्पैक्ट चेक भी करने की जरूरत नहीं है। 7 चौक 28, मेरा आंसर आ गया 64। क्या पॉइंट क्लियर है? तो बहुत आसानी से आपने इस केस को हैंडल कर लिया। जैसे ये वाला केस देखें आप, 3801/543। इसमें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या के 10 गुना से भी कम है, आप गौर से देखें। तो जैसे ही आपने नोटिस किया 10 गुना से कम है, आप क्या करेंगे, 3 का किससे गुणा करें, 1 आए 7, ये आप कट गया और आपका आंसर आ गया। देखो एग्जाम में क्या होगा, मान लीजिए ऐसे ऑप्शन आ रखे हैं 7, एक ऑप्शन में 7 है, एक में 6 है, एक में 17 है, एक में 9। तो आपको कुछ करना ही नहीं है ना, आप पूरा गुणा भाग क्यों करोगे, वहां टाइम वेस्ट क्यों करोगे? आपको मालूम है परफेक्ट डिवीजन का केस है, 10 गुना से कम है, तो 3 7 21, दैट्स माई आंसर। बात खत्म। क्या आपको बात समझ आ रही है? तो ये सारे एग्जांपल्स आपको दिए हैं मैंने आज, आप इन पर खूब प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने का काम करेंगे। तो अ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज की जो क्लास है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और और आईएमआई टेक्निक के बारे में और अच्छे से आप डेप्थ में आज समझ पाए होंगे। तो आप इस पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एग्जाम्पल सोल्व नहीं करेंगे, ये क्लासेस आपके काम की नहीं है। आप सिर्फ देख सुन करके रह जाएंगे, और जब एग्जाम में आप टेक्निक अप्लाई करने जाएंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे। आपको मिलेगा कि मुझे कब तो ये टेक्निक लगानी है, क्या टेक्निक बताई गई थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 100 50 500 एग्जाम्पल एक बार करके तो देखो। एग्जाम्पल्स बनाने के तरीके भी मैंने आपको दिए हैं, और ये डिविजन्स की शुरुआत है, मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, मैं बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। क्या पॉइंट क्लियर है आप सभी को? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना ध्यानपूर्वक मुझे सुनने के लिए। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।